नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी का अंतिम भाग है। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले वाले 3 भाग आप ज़रूर देखें। कहानी को पूरा सुनने के बाद अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलते हैं कहानी की ओर। वज़ीर का लड़का पद्मनी को देखकर गदगद हो गया और प्रसन्न होकर बोला, राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। वज़ीर के लड़के ने उन दोनों के रहने की व्यवस्था पास ही के एक सुंदर भवन में कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद थी, इसलिए राजकुमार ने वज़ीर के लड़के से कहा कि मैं इस मकान में नहीं ठहरना चाहता, तुम जल्द से जल्द कोई दूसरा भवन तलाश करो। वज़ीर के लड़के ने कहा कि आपके यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ के सभी भवनों को देखकर ही यह सबसे अच्छा भवन आपके लिए चुना था। इससे सुंदर भवन इस पूरे शहर में कहीं नहीं है। परंतु राजकुमार वज़ीर के लड़के की बात चाह कर भी नहीं मान सकता था, इसीलिए वह बोला कि जैसा तुम्हें कह रहा हूँ वैसा ही करो। तब वज़ीर के लड़के ने दोबारा से एक भवन खोजा। उसी भवन में राजकुमार पद्मनी के साथ ठहर गया, क्योंकि राजकुमार जानता था कि यह भवन पहले भवन की तरह सुंदर तो नहीं है, लेकिन सुरक्षित है। रात का खाना खाने के बाद राजकुमार बहुत देर तक वज़ीर के लड़के को अपनी कहानी सुनाता रहा और उसके बाद वह सब सो गए। अचानक ही आधी रात के समय ज़ोर ज़ोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। वज़ीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा कि पहले जिस भवन में उसने राजकुमार के ठहरने की व्यवस्था की थी, वह भवन गिरकर मिट्टी का ढेर बन चुका है। यह देखकर वह बहुत घबरा गया और परमात्मा का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन राजकुमार की दूरदर्शिता की प्रशंसा भी की। उधर रानी पद्मिनी तो गहरी नींद सो चुकी थी, परंतु राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर तारे ही गिनता रहा। तभी जब भोर होने को थी, उसने देखा कि एक विषैला काला नाग आकर राजकुमारी के जूते में छुपकर बैठ गया है। राजकुमार इस विपत्ति के लिए भी पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने तलवार निकालकर जूते में बैठे सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मनी के नींद से जागने की राह देखने लगा। कुछ देर बाद ही रानी पद्मनी भी जाग गई। उसकी पूरी थकावट दूर होने के कारण आज उसके चेहरे पर एक अलग ही कांति नज़र आ रही थी। उसने मुस्कुराकर बड़े ही प्रेम पूर्वक राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार कुछ देर तक उसके सुंदर मुलायम बालों को सहलाता रहा और पद्मनी भी मन ही मन यह सोचकर भाव विभोर हो रही थी कि अनजाने में ही एक इतना प्रेमी और पराक्रमी व्यक्ति उसे जीवन साथी के रूप में मिल गया है। उसने तो कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। वज़ीर के लड़के ने आगे की यात्रा के लिए एक उड़न खटोले की व्यवस्था की हुई थी, लेकिन राजकुमार ने उसमें भी बैठने से मना कर दिया। तब उस उड़न खटोले पर दूसरे यात्री बैठ गए, परंतु कुछ ऊंचाई पर उड़ते ही उड़न खटोला धड़ाम से नीचे ज़मीन पर ही आ गिरा और उसमें बैठे सभी यात्रियों की मौत हो गई। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर सभी का कलेजा कांप गया। तब राजकुमार ने वज़ीर के लड़के को आगे की यात्रा के लिए घोड़ों का इंतज़ाम करने के लिए कहा। तब दोबारा से वज़ीर के लड़के ने राजकुमार की सूझबूझ की प्रशंसा की। घोड़ों का इंतज़ाम होते ही वे लोग आगे की यात्रा पर निकल गए।
राजकुमार मैना की कही हुई बातों को इस प्रकार सच होता हुआ देखकर मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा था। राजकुमारी पद्मिनी कभी भी अपने द्वीप से बाहर नहीं गई थी, इसीलिए मार्ग में पड़ने वाले मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वह बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही थी। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। इतने सुंदर सुंदर शहर, इतने प्यारे प्यारे लोग और उनकी रंग बिरंगी सुंदर पोशाकें, अलग अलग तरह की बोलियां और उनके आचार विचार। आज इतनी सुंदर और बड़ी दुनिया उसके सामने थी। एक ही रात में उसका पूरा संसार ही बदल गया था और उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना न था। तभी राजकुमार ने पद्मिनी से कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे बाबा के आश्रम में ले जा रहा हूँ जिनके हृदय में केवल प्रेम का दरिया ही बहता है। वे जिसे भी एक बार देख लेते हैं उसका मन जीत लेते हैं। उन्हीं बाबा के दिए हुए चमत्कारिक खड़ाऊं पहनकर ही मैंने उस विशाल सागर को पार किया था। यह सुनकर पद्मिनी थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि वह मन ही मन सोचती थी कि राजकुमार ने इतना विशाल सागर कैसे पार किया होगा। आज इसका भेद भी खुल गया। तब वह बोली कि ऐसे बाबा का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। फिर पद्मिनी आगे बोली कि यह संत लोग तो सचमुच मोह माया से परे होते हैं, और कुछ संत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों के हर तरह के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते रानी पद्मिनी इतनी भाव विभोर हो गई कि उसकी वाणी ही अवरुद्ध हो गई। पद्मिनी का मन बहलाने के लिए राजकुमार उसको अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। रात होते होते बाबा का आश्रम नजर आया। तब राजकुमार ने कहा कि वैसे तो मुझे अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी है, परंतु चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं आज रात इसी आश्रम में ठहरूंगा। जब वे बाबा के आश्रम में पहुँचे तब काफ़ी रात हो चुकी थी। राजकुमार ने बाबा को प्रणाम किया और रानी पद्मिनी का परिचय भी करवाया। बाबा ने राजकुमार और रानी पद्मिनी को आशीर्वाद दिया। फिर बोले, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई, और सोच सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा था। परंतु तुम्हें और राजकुमारी पद्मिनी को साथ देखकर अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने बड़े ही प्यार से उन दोनों का स्वागत किया और आश्रम के सबसे उत्कृष्ट कमरे में उन्हें ठहराया। वह कमरा ईंट और पत्थर की दीवारों से बना हुआ नहीं था, बल्कि हरी भरी क्यारियों ने एक दूसरे से लिपटकर उस कमरे का निर्माण किया था। रानी पद्मिनी इस प्रकार के प्राकृतिक रूप से बने हुए कमरे को देखकर रोमांचित हो गई। कुछ देर बाद बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग लंबा सफ़र करके आए हो, काफ़ी थक गए होंगे। अब कुछ खा पीकर आराम से सो जाओ। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, अंधकार भी घना हो रहा था, परंतु उस अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम वासियों ने अपने मेहमानों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए थे। बड़े ही सुंदर वातावरण में मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। हर वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और पद्मिनी को लगा कि वे लोग किसी देवलोक में आ पहुँचे हैं। तब रानी पद्मिनी बोली कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में भी इस प्रकार मंगल होगा। बाबा उन दोनों को देख देखकर आनंद विभोर हो रहे थे। रानी पद्मिनी की बात सुनकर बाबा बोले कि आनंद तो भीतर की चीज़ है। जब आदमी का अंतःकरण प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा ही दिखाई पड़ता है। कुछ देर इसी प्रकार की बातचीत होती रही। उसके बाद सभी लोग सो गए। बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए
और सबसे पहले उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, फिर गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। कुछ देर बाद राजकुमार और रानी पद्मिनी भी जाग कर वहीं आ गए। तब बाबा ने रानी पद्मिनी को बताया कि तुम्हें इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं मिलेगा, और जब हम गायों को प्रेम पूर्वक पुचकारते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उनके थनों में से दूध की धारा अपने आप ही बहने लगती है। क्योंकि यह पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने आश्रम में इधर उधर निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी कोई बूढ़ा पेड़ नहीं दिखाई दिया। और जब बाबा ने बड़े ही प्यार से गायों की पीठ पर हाथ फिराया तो गायों के थनों से स्वतः ही दूध की धाराएं बहने लगीं। यह सब देखकर राजकुमारी चकित रह गई, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे लोग आश्रम में केवल एक दिन के लिए ही आए थे, परंतु बाबा के प्रेमवश उन्होंने वहाँ 4 दिन बिता दिए। आश्रम के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि वहाँ से विदा होते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे देखकर बाबा का दिल भी भर आया। तब उन्होंने कहा कि पद्मिनी, यह आश्रम तुम्हारा ही है, जब जी चाहे फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा के दिए हुए खड़ाऊं लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे की ओर बढ़ चले। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। अब बाबा के आश्रम से निकलते ही राजकुमार ने उस राजकन्या के राज्य की ओर का रुख किया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था, क्योंकि राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उसके घोषणा के अनुसार राजकुमारी का वर्ण करे और उनका आधा राज्य भी उपहार स्वरूप प्राप्त करे। कुछ ही समय में राजकुमार का काफिला उसी नगर में जा पहुंचा। राजा उन सब को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और जब उसने रानी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। राजा ने राजकुमार और रानी पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। तब राजा ने राजकुमार से अपनी पुत्री को साथ ले जाने का अनुरोध भी किया, तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु राजकुमार ने राजा का आधा राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे लोग वहाँ एक दिन ही रुके तथा रानी पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गए। अब राजकुमार भभूत वाले बाबा के आश्रम में भी उनके दर्शनों के लिए जाना चाहता था, इसीलिए पूरा काफिला उसी आश्रम की ओर बढ़ रहा था। उदय होते हुए सूर्य की किरणें सारे वातावरण को बड़ी ही स्निग्धता प्रदान कर रही थीं। आकाश बिल्कुल साफ था, पक्षी चहचहाते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। सबके मन प्रफुल्लित थे। उन्हें राजगढ़ पहुंचने की जल्दी तो थी, परंतु मार्ग में पड़ने वाले अनुपम दृश्य उनके पैरों की जंजीर बने हुए थे। पर्वत श्रृंखला पार करते करते तो वे इतने अभिभूत हुए कि घोड़ों से नीचे ही उतर पड़े और पैदल चलकर प्राकृतिक सौंदर्य व पर्वतों की सुहावनी धूप की सुनहरी चादर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे। उन सब के हृदय आनंद से उछल रहे थे। वे सभी उस प्रकृति की अनुपम छटा का जी भरकर पान कर लेना चाहते थे। तब राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया और बोली, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए, तो सचमुच यहीं धरती पर स्वर्ग उतर आए। राजकुमारी पद्मिनी के मुख पर एक अलौकिक आभा उतर आई थी और उसका मुखमंडल दीप्तिमान हो रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इंद्रलोक से कोई अप्सरा धरती पर आ गई है। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल किसी धवल निर्झर बहने वाले झरने के समान लग रही थी, और जब वह खिलखिलाकर हंसती थी
तो पूरी वादी महकते हुए रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित हो उठती थी। राजकुमार बड़े ही स्नेह से बार बार उस कोमलांगी की ओर देख रहा था और उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्य को सराह रहा था। उसने सोचा, पर्वतों के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने से वह थक जाएगी, परंतु पद्मनी के पैरों में तो जैसे पंख ही लग गए थे और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजकुमार ने स्नेहपूर्वक राजकुमारी पद्मनी से कहा कि तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। राजकुमारी ने जवाब दिया कि क्यों, क्या तुम मुझे इस आनंद से वंचित करना चाहते हो? उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों की अट्टालिकाएं निहाल होकर मुस्कुरा उठीं तथा घने गगनचुंबी वृक्षों की हरियाली और भी गहरी हो गई। यहाँ से जाते समय तो राजकुमार ने इस पर्वतमाला को इधर उधर देखे बिना यूं ही पार कर लिया था, किंतु आज तो उसके मन पर कोई बोझ नहीं था और उसके साथ आज एक ऐसा प्रकाश पुंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ देर बाद वे लोग घोड़ों पर सवार हो गए। पहाड़ी रास्तों को लांघकर वे लोग समतल भूमि पर आ पहुँचे। तब राजकुमार ने हंसते हुए कहा कि हम लोग भी कैसे हैं, जहाँ घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहाँ बैठे नहीं, लेकिन अब जहाँ पैदल चल सकते थे वहाँ घोड़ों पर सवार हो गए हैं। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी पद्मनी हंसते हुए बोली कि जब आदमी पैदल चलता है तो मानो इस धरती को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है, इसलिए पहाड़ों पर पैदल ना चलकर हम कहीं ना कहीं उनका अपमान करते हैं। पद्मनी की इतनी सुंदर सोच और बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा और वह कुछ क्षण उसकी ओर देखता ही रह गया। बाबा का आश्रम भी अब नज़दीक ही था। तब राजकुमार ने रानी पद्मनी को बताया कि अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मैं पूरी तरह अदृश्य हो जाता था। मैं तो सभी को देख सकता था, लेकिन कोई भी मुझे नहीं देख सकता था। उस चमत्कारी भभूत की सहायता से ही मैंने तुम्हारे सिंहल द्वीप में प्रवेश किया था। तब राजकुमारी ने कहा कि फिर तो तुम मेरे महल में भी ज़रूर आए होंगे। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं महल में नहीं आया था, मैंने तुम्हारे महल को केवल बाहर से ही देखा था। तब राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आए थे? राजकुमार ने कहा कि मैं अंदर आना तो चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों मैं अंदर नहीं आया। फाटक बंद था और खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं केवल पूरे नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया था। तभी वहाँ मुझे ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूँ, लेकिन मैं अब अपने असली स्वरूप में कैसे लौटूंगा? परंतु जब मैं इस चिंता में डूबा था तो यही बाबा चमत्कारी रूप से मेरे सामने प्रकट हो गए थे और मुझे भभूत की एक दूसरी डिबिया देते हुए बताया कि इस डिबिया में रखी भभूत को मुंह में रखते ही तुम अपने स्वरूप में वापस आ जाओगे। बस इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए और मेरी जान में जान आई। राजकुमारी यह सब सुनकर हंस पड़ी और राजकुमार भी मुस्कुरा दिया। सामने ही आश्रम दिख गया। तब वे सब घोड़ों से नीचे उतर पड़े और पैदल चलकर ही आश्रम तक पहुंच गए। उस समय बाबा आश्रम के पेड़ पौधों को पानी से सींच रहे थे। जब बाबा ने राजकुमार के साथ एक सुंदर कन्या को देखा, तब वह समझ गए कि यही राजकुमारी पद्मनी है। एक दूसरी राजकुमारी भी उन्हीं के साथ थी। बाबा ने उन सब का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। राजकुमारी पद्मनी के मन में तो
पहले से ही साधु संतों के लिए बड़े आदर सम्मान की भावना रही है। वे बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे की ओर देख रही थी। बाबा के तेज से पूरा आश्रम बहुत ही अलौकिक लग रहा था। राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक वस्तु को निहारने लगी। थोड़ी देर में बाबा के आश्रम में रहने वाले कुछ दूसरे साधक भी आ गए, परंतु वहाँ मेहमानों को आया हुआ देखकर वापस लौट गए। फिर कुछ देर बाद आश्रम के कुछ लोग वहाँ आए और रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों से सजी हुई टोकरियाँ मेहमानों को उपहार स्वरूप भेंट दी। इतने सुंदर पुष्पों को उपहार स्वरूप पाकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा कि आप लोगों को देने के लिए हमारे पास तो यही खजाना है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से पद्मनी ने सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोली कि बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत भला और क्या होगी। राजकुमार पहले जाते समय जब इस आश्रम में आया था तब उसने इस आश्रम को केवल एक सरसरी निगाह से ही देखा था, परंतु आज उसने बड़े इत्मीनान से आश्रम के अलौकिक संसार को आनंद पूर्वक देखा। वैसे भी आय रानी पद्मनी उसके साथ थी और राजकुमार के मन पर कोई बोझ भी नहीं था, इसलिए आज उस आश्रम की एक एक वस्तु से प्रेम टपकता हुआ प्रतीत हो रहा था। सचमुच वह इतना शांत और अलौकिक संसार था कि विषाद के लिए तो वहाँ कोई स्थान नहीं था। वहाँ केवल एक दिव्य शांति और उल्लास का वातावरण था। तब राजकुमार ने कहा कि पद्मनी, हमारे प्राचीन तपोवन भी ऐसे ही रहे होंगे। बाबा को देखो, इन्हें देखकर लगता है कि उनके भीतर अमृत भरा हुआ है। रानी पद्मनी तो पहले से ही यह अनुभूति कर रही थी। उन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे सब किसी अमृत से भरे हुए सरोवर में सराबोर हो रहे हैं। उस आश्रम में 3 दिन रहने पर भी उनका मन नहीं भर पाया था। उस आश्रम को छोड़ने का किसी का भी मन नहीं था, परंतु राजगढ़ का मार्ग भी उनकी बाट जो रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए, फिर उन सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम लौट गए। राजकुमार का काफिला आगे की ओर चल पड़ा, परंतु अभी भी रास्ते में राजकुमार को बहुत से अधूरे कार्य पूरे करने थे, क्योंकि अब आने वाली थी वही जादू नगरी। राजकुमार ने अपनी उंगली में पहनी हुई उस जादुई अंगूठी को देखा, तब उसके मन में विचार आया कि यह अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, परंतु उसके साथ आए हुए बाकी लोगों का क्या होगा। अगर मेरे साथ आई हुई राजकुमारियों पर कोई संकट आ गया तो मैं क्या करूँगा। परंतु अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया कि जिस प्रकार अब तक की सभी बाधाएं दूर होती गई हैं, तो आगे की बाधाएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यह सोचकर वह निसंकोच आगे बढ़ता गया। जब काफ़ी देर चलने के बाद राजकुमार को शहर की इमारतें दिखाई दीं, तब वह बोला कि लो आ गई वही जादू की नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। राजकुमार ने उन लोगों को सारी घटना बता दी। यह सब सुनकर राजकुमारी पद्मनी के चेहरे का रंग कुछ फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर वे सब उस जादू की नगरी में प्रवेश कर गए। जब वे लोग उस बुढ़िया जादूगरनी के घर पहुँचे, तब वहाँ कोई बुढ़िया नहीं थी। वहाँ उन्हें वही युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वह दौड़कर उसके पास चली आई। उसका चेहरा खिल उठा और बोली कि मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर रानी पद्मनी की ओर देखकर प्रसन्नता से बोली कि वाह,
यही है रानी पद्मिनी जी। फिर उसने बहुत सम्मानपूर्वक कहा, आओ बहन, अपने घर में आओ। दूसरी राजकुमारी को भी उसने बहुत आदरपूर्वक अपने घर में आने के लिए कहा। सभी लोग घर के अंदर आ गए। तब पूरे सम्मानपूर्वक उस युवती ने सभी को बैठने के लिए कहा। घर के अंदर की साज सज्जा देखकर उन सभी का संकोच दूर हो गया और रानी पद्मिनी का डर भी पूरी तरह काफूर हो गया तथा वे पूरी तरह सामान्य हो गई। रानी पद्मिनी ने चारों ओर निगाह घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी डरावना नहीं लगा। राजकुमार और रानी पद्मिनी एक बहुत ही सुंदर और आरामदेह पलंग पर बैठे हुए थे। सबसे पहले उस युवती ने सभी को पीने के लिए ठंडा शरबत दिया। फिर उसने प्रेम पूर्वक सभी के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए। सभी लोगों ने आनंद पूर्वक भोजन किया। राजकुमार बहुत हैरान था, क्योंकि जब वह यहाँ बंदी बनकर आया था तब यह घर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस घर का वातावरण बहुत ही रहस्यमय था, परंतु आज तो सब कुछ बदल चुका है। जब सभी ने भोजन कर लिया तब वह युवती बोली कि आप लोग सफ़र से बहुत थके हुए आए हैं, अब आप रात भर विश्राम करें। कल सुबह तड़के ही हम सब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उस युवती ने राजकुमार को जो काला और सफ़ेद कपड़ा दिया था, राजकुमार ने उसे लौटाना चाहा। तब वह युवती बोली कि भला अब मुझे इन वस्तुओं से क्या काम, मेरी मनोकामना तो पूरी हो चुकी है। परंतु राजकुमार ने उन दोनों कपड़ों को फेंका नहीं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने उन दोनों कपड़ों को अपने पास ही संभाल कर रख लिया। बड़े सवेरे ही वे सभी उठकर आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। उस युवती ने अश्रु भरी निगाहों से हाथ जोड़कर अपने उस घर से अंतिम विदा ली। चलते समय राजकुमार को वजीर के लड़के की याद आ गई, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक पूरी रात यहाँ बिताई थी। परंतु वे आज इस खुशी को देखने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं था, क्योंकि जहाज़ से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे अपने जल्द से जल्द राजगढ़ पहुँचने का संदेश देकर भेज दिया था, जिससे कि राजगढ़ पहुँचने पर नववधुओं के स्वागत की सभी तैयारियां हो सकें। अब वे सब आगे की ओर चल पड़े। जब जादू की नगरी बहुत पीछे छूट गई, तब रानी पद्मिनी और उस युवती में बातचीत होने लगी। पद्मिनी ने उस युवती से पूछा कि बहन, तुम इस जादू के चक्कर में कैसे पड़ गई? तब उस युवती ने उत्तर दिया कि यह हमारा पुश्तैनी काम है और मैं नहीं जानती कि यह कब से आरंभ हुआ। मेरी माँ ने भी मेरे पिताजी को इसी प्रकार पकड़ा था, जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी धवनगढ़ के राजकुमार थे, क्योंकि मेरी माँ को भी सिद्धियाँ प्राप्त थीं और वह उन सिद्धियों के बल पर किसी भी आदमी को जो चाहे बना सकती थी। सबसे आसान काम इंसान को मक्खी बनाकर रखना था। वह मक्खी कहीं उड़ नहीं सकती थी, जहाँ बिठा दो वहीं बैठी रहती थी। मैंने भी अपनी माँ से यह सिद्धि प्राप्त कर ली। यह सुनकर पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा कि ऐसा काम करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह सुनकर उस युवती को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया और वह शांत स्वर में बोली कि बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी काम तो चलता ही है। परंतु शायद तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन मुझे यह सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रूप बदलते ही आदमी का शरीर सूख जाता था और उसका तेज मंद पड़ जाता था। जब तक वे वहाँ से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था, हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। कभी कभी तो मेरी माँ लोगों को कुत्ता बना देती थी और वह दिन रात भौंकते रहते थे। अगर तुम कभी किसी की ऐसी हालत देखती
तो तुम्हारा कलेजा भी बैठ जाता, परंतु ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों की दया ममता तो कहीं मर ही चुकी है। परंतु आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस घिनौने काम से मेरा पिंड हमेशा के लिए छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। रानी पद्मिनी बड़े ध्यान से उसे सुनने लगी। बड़े ही आनंदपूर्वक यात्रा आगे बढ़ती रही। ऐसे लग रहा था सूर्य भी आज उनके साथ साथ ही चल रहा है। रास्ते में वे लोग थोड़ा विश्राम करने के लिए एक जलाशय पर ठहर गए। राजकुमार बोला कि अब यहीं कुछ देर विश्राम करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे अब एक बहुत घना जंगल शुरू हो रहा है। एक घने छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वहाँ उन्होंने भोजन किया, लेकिन पक्षियों की चहचहाट ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। इसीलिए वे लोग आगे के रास्ते पर चलने लगे। राजकुमार का ऐसा अनुमान था कि दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद जंगल शुरू हो गया। जाते समय तो जंगल में इतना अंधकार था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, दम घुटता था। परंतु आज तो उसके पास एक प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। रानी पद्मिनी के लिए तो यह पूरी दुनिया ही बिल्कुल नई थी। पर राजकुमार के साथ रानी पद्मिनी को इस जंगल में बिल्कुल भी किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। राजकुमार जो गीत गुनगुना रहा था, रानी पद्मिनी भी पीछे पीछे इस गीत को दोहराकर आगे बढ़ती जा रही थी। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है, नेहा का नाता ना हो तो जिंदगी का अर्थ क्या है। रानी पद्मिनी का गीत भी राजकुमार बहुत प्रेम पूर्वक सुन रहा था। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। इंसान का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, जो कि उन लोगों में भरपूर था। राजकुमार को याद आ गया कि जाते समय जंगल में उन्हें एक बाघ मिला था, लेकिन वज़ीर के लड़के ने अपनी बहादुरी से तलवार के एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया था। लेकिन राजकुमार ने कुछ सोचकर यह घटना रानी पद्मिनी को नहीं सुनाई। जंगल में इधर उधर बिखरे हुए सूखे पत्तों पर घोड़ों की टापों से टकराती हुई ध्वनि जंगल में दूर तक फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल में बहुत से खूंखार जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु उस दिन उन्हें कोई छोटा जानवर भी दिखाई नहीं दिया। रानी पद्मिनी जानती थी कि शेर, चीता, भेड़िए, जंगली सूअर आदि घने वनों में बड़े आनंदपूर्वक रहते हैं। उसकी इच्छा उन जानवरों को एक बार देखने की थी, परंतु आज उसकी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उसे एक भी जानवर नज़र नहीं आया। पद्मिनी को थोड़ी निराशा हुई। दिन के ढलते ढलते उन लोगों ने वह जंगल भी पार कर लिया। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन भी पूरा करना था, और अब परियों वाला बाग भी दूर नहीं था। वे लोग निर्विघ्न आगे बढ़ते गए। राजकुमार ने पद्मिनी को उस रात की पूरी घटना विस्तार पूर्वक बता दी थी। पद्मिनी भी उस परी को देखने के लिए बड़ी आतुर थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उन लोगों को उस बाग का बड़ा सा फाटक नजर आ गया। इस समय भी फाटक पहले की तरह खुला हुआ ही था। वे सब बिना रुके उस फाटक के अंदर चले गए। उन लोगों के अंदर जाते ही वह फाटक अपने आप बंद हो गया। परंतु इस बार राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छुपकर नहीं बैठना पड़ा। पहले की भांति परियां आसमान से नीचे उतरीं, और जब परियों की राजकुमारी अपने सिंहासन पर बैठ गई तो राजकुमार खुद ही रानी पद्मिनी और बाकी दोनों सुंदरियों को लेकर उसके सामने उपस्थित हो गया। उन सभी को देखकर परियों की रानी का रोम रोम पुलकित हो उठा और वह बहुत प्रसन्न हो गई। राजकुमार अब उसके लिए कोई अपरिचित नहीं था, बल्कि वे राजकुमार को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। परियों की रानी ने राजकुमारी पद्मिनी को भी
तत्काल ही पहचान लिया। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठी और बहुत ही प्रेम पूर्वक रानी पद्मिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने सिंहासन पर अपने साथ ही बिठा लिया। फिर राजकुमार ने अपने साथ आई हुई दूसरी राजकुमारियों का परिचय भी करवा दिया। राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। आज वह बाग उन मेहमानों की उपस्थिति में पहले से भी ज़्यादा जगमगा रहा था। परियों की रानी ने उन सभी के ठहरने की व्यवस्था की हुई थी। वे राजकुमार से बोली कि मुझसे मिलने और मुझे विदा करने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे सब भी यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी और फिर परसों हम सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राजकुमार ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर दूर के देशों में रहने वाली छोटी बड़ी सभी परियां आज वहां एकत्रित थीं। उन लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पूरा इंद्रलोक ही धरती पर उतर आया है। उन सभी के हृदय प्रेम और उमंग से भरे हुए थे। राजकुमार ने भी उन सबका मन मोह लिया था और पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू ही कर दिया था। लेकिन रानी पद्मिनी के सौंदर्य के आगे तो परियों का सौंदर्य भी आज फीका पड़ रहा था। रानी पद्मिनी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में इधर उधर घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूरी तरह एक नया मोड़ आ गया था। वह रात और उसका अगला पूरा दिन बड़े ही आनंदपूर्वक बीता। परियों का एक विशाल परिवार वहां एकत्रित था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के सुंदर और मूल्यवान उपहार भेंट किए। राजकुमारी के माता पिता भी आज वहीं उपस्थित थे। परी लोक के सभी लोग अपनी प्रिय राजकुमारी को विदा देने के लिए आए हुए थे। जिस किसी ने भी उस समारोह को देखा वह धन्य हो गया। तीसरे दिन वह सभी लोग वहां से चल पड़े। परी राजकुमारी के माता पिता ने विदाई के समय राजकुमार को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले, क्योंकि ममता केवल मृत्यु लोक में ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह ममता के सागर उमड़ते हैं। सच तो यही है कि बिना प्यार और मोह ममता के कोई नहीं रह सकता। अब राजकुमार के काफिले ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। एक वह दिन था जब राजकुमार वजीर के लड़के के साथ वहां से चला था। तब उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा पड़ा था और सिंहल द्वीप का जो चित्र उसके सामने आया था वह किसी भी साहसी व्यक्ति के दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। किंतु राजकुमार के दृढ़ निश्चय के आगे वह सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। राजकुमार के मन में पहले तो थोड़ा बहुत डर किसी कोने में छिपा हुआ था, परंतु राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करने के संकल्प ने उसका हौसला बनाए रखा और वह आगे बढ़ता गया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ही एक के बाद एक उसके आगे के सारे रास्ते भी खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और उसे वह बेशकीमती रत्न मिल गया जिसे पाना बड़े ही सौभाग्य की बात थी। पूरा काफिला बड़े ही उत्साह से आगे बढ़ रहा था। राजकुमार के आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। यह कहावत सच है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता ही है। सफलता मिलने पर ही व्यक्ति को आगे बढ़ने का और भी उत्साह मिलता है। सिंहल द्वीप के अभेद दुर्ग को भेद कर राजकुमारी पद्मिनी को वहां से लेकर आना सचमुच उसके लिए बहुत ही बड़ी और आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। अपने घर में सबसे छोटा होने के कारण वह पूरे परिवार का बहुत ही लाडला था। उसके यूं अचानक चले जाने के कारण और इतने दिनों तक उसकी कोई भी खोज खबर ना मिलने के कारण पूरे परिवार की बहुत बुरी हालत हो चुकी होगी। राजकुमार के मन में यह विचार आया कि कहीं उसके जाने के बाद
कोई अनहोनी न हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर है, परंतु उसने अपने इन नकारात्मक विचारों को झटक दिया और सोचने लगा कि उसके माता पिता बिल्कुल सकुशल हैं। जिस भाभी की बात पर नाराज़ होकर वह घर से निकला था, वह भी आनंदपूर्वक होंगी। राजकुमार के मन में अपनी भाभी के प्रति कोई भी बैर भाव नहीं था, अपितु अपनी भाभी के लिए राजकुमार के मन में बहुत ही कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था, क्योंकि आज उन्हीं के कारण उसे इतनी बड़ी उपलब्धि मिली थी। उन्हीं भाभी के कारण ही आज राजकुमार को पद्मिनी जैसी गुणवती और रूपमती रत्न स्वरूप नारी जीवन संगिनी के रूप में मिली थी। राजकुमार को इस प्रकार विचार मग्न देखकर पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मनचाहा पूरा हो चुका है, तुम्हारे सारे सपने साकार हो चुके हैं, क्या अभी भी कुछ परेशानी है? राजकुमार बोला कि पद्मिनी, अब मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है, परंतु यह इंसान का सहज स्वभाव है कि चाहे विषाद हो या हर्ष, वह विचारों में तो डूब ही जाता है। और मेरा मन भी अपने माता पिता के लंबे विछोह की कल्पना से कुछ दुखी हो रहा था, परंतु अब तो मेरे अंदर आनंद और उत्साह का एक सागर उमड़ रहा है। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। राजकुमार के अंदर से निकले हुए इन सुंदर उद्गारों को सुनकर रानी पद्मिनी भी भाव विभोर हो उठी और बोली, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, परंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे ना सराहूं तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न भला कौन होगा। कहते कहते पद्मिनी की आंखें भर आईं और चेहरा आभामंडित हो गया। राजकुमार पद्मिनी के भावों को जानकर अभिभूत हो गया और बोला कि पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना तो मुझे अपने भाग्य की करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, परंतु रानी पद्मिनी तो किसी और के भाग्य में नहीं लिखी थी। वे दोनों ही अब हर प्रकार के भार से मुक्त हो चुके थे। उनके सामने अब केवल अपने सुंदर भावी जीवन के मधुर सपने थे। अब चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय तो राजकुमार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय उसके मन की दशा बहुत भिन्न थी। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और नाना वर्ण के सुंदर कमल पुष्प उसमें खिले हुए थे। राजकुमार ने कहा कि हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं ठहर कर सरोवर में स्नान करने के बाद कुछ खा पी लें, फिर थोड़ा विश्राम करके तरोताज़ा होकर राजगढ़ पहुँचेंगे तो हमारा आनंद और उत्साह दुगना हो जाएगा। राजकुमार का यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया और सभी ने सहज स्वीकार कर लिया। वे सभी वहीं रुक गए और सरोवर में स्नान किया। उन सब का सानिध्य पाकर कमल पुष्प भी अपने भाग्य पर इतराने लगे। पक्षी प्रसन्न होकर अटखेलियाँ करने लगे, क्योंकि ऐसा सौभाग्य तो पहले उन्हें कभी नहीं मिला था। स्नान करने के उपरांत उन सभी ने भोजन किया। रानी पद्मिनी ने पक्षियों को भी अपने हाथ से भोजन करवाया। सूरज सर पर आ चुका था और कुछ देर आराम करने के उपरांत उन सभी लोगों ने आगे प्रस्थान किया। राजकुमार ने कहा कि दिन छिपने से पहले ही हमें राजगढ़ पहुंच जाना चाहिए। रास्ते में पड़ने वाले खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते। एक जगह झाड़ियों से घिरे हुए मैदान में हिरण और उसके शावक उछल कूद करते हुए दिखाई पड़े। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी पद्मिनी बोली कि क्यों ना हम एक हिरण को अपने साथ ही ले चलें। तब राजकुमार ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी सीता को नहीं खोना। राजकुमार का आशय समझकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि हिरण पाने के कारण सीता हरण की कहानी
सभी लोग अच्छी तरह जानते थे। तब रानी पद्मिनी बोली, नहीं नहीं, मैं भी ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। इतने यत्नों के बाद तो हम मिले हैं। कुछ ही देर में वह सभी राजगढ़ की सीमा पर पहुँच गए। वे सभी रोमांचित हो उठे। स्वयं राजकुमार के पिता और पूरा परिवार वहाँ उपस्थित थे और पूरे राज्य की प्रजा भी अपने प्रिय राजकुमार के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी थी। उन सभी ने राजकुमार और उसके साथ आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया। राजकुमार दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिता ने राजकुमार को उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी लोगों की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं। राजा को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया और बेटे को उस पर अपना प्यार बरसाते हुए उसके पिता। गाजे बाजे के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ पूरा नगर बाहें फैलाए हुए उन सभी का अभिनंदन कर रहा था। अपने घर की छतों पर खड़े हुए स्त्री, पुरुष और बच्चे उन सभी पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल की स्त्रियां आतुर हो उनकी आरती उतारने के लिए आरती के थाल सजाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। राजकुमार ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से अपनी वाग्दत्ताओं के साथ महल में प्रवेश किया। आरती के दिए की टिमटिमाती हुई लौ और अगरू की महक से पूरे महल की शोभा में चार चांद लग गए थे। कुछ ही देर में देखते ही देखते पूरा राय दरबार खचाखच भर गया, क्योंकि पूरी प्रजा अपने राजसी मेहमानों को देखने और उनका स्वागत करने के लिए आतुर थी। राजकुमार ने जब अपनी चारों राजकुमारियों के साथ राय दरबार में प्रवेश किया तो पूरे नगरवासी उन्हें देखकर रोमांचित हो उठे। सूना पड़ा हुआ राय दरबार फिर से जगमगा उठा। राजकुमार के इतने वैभव और जगमगाते हुए महल को देखकर सभी राजकुमारियों को क्षण भर के लिए अपने महल भी याद आ गए जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। परंतु उन्हें यह भी याद था कि अब उन महलों से उनका कोई सरोकार नहीं है। अब उनका पूरा संसार यहीं है। राजकुमार की छोटी भाभी को उसके सामने आने में संकोच हो रहा था। मिलने जुलने वालों से अवकाश पाकर राजकुमार स्वयं ही भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें ही सजल हो गईं। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा कि भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अगर तुमने मुझे उलाहना ना दिया होता तो यह हीरे जैसी राजकुमारियां मैं कैसे पाता। तब भाभी ने केवल इतना ही कहा कि तुमने राजकुमारी पद्मिनी को इस महल में लाकर महल की शोभा बढ़ा दी है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारी की गई और बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई थीं और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।